Hello, my dear friends and my lovely students. I am Ajay sir and I teach science. Welcome to my online class. तो आपको प्रीवियस लेक्चर में हम एडिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र पढ़ाए थे, ठीक, खाद और उर्वरक के बारे में। अब अदर मेथड ऑफ रिप्लेसिंग सॉइल, इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, आपका ये चैप्टर थोड़ा सा लॉन्ग है, इसमें थोड़ा सा इसके कई पार्ट आएंगे। ये आपका थर्ड पार्ट है, ठीक। तो अदर मेथड्स ऑफ रिप्लेसिंग सॉइल। ओके, तो मिट्टी को फिर से भरने की जो अन्य विधि होती है उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम मिक्स्ड क्रॉपिंग पढ़ेंगे, मिश्रित फसल। आप लोग जानते हैं कि मिश्रित जो फसल होता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग होता है, उसमें एक से अधिक पौधों को एक ही लैंड पे उगाया जाता है, ग्रो कराया जाता है। ओके, तो इन दिस क्रॉपिंग सिस्टम ए फार्मर ग्रो 2 or more crops simultaneously on the same piece of land। तो इस फसल प्रणाली में एक किसान होता है वो एक ही भूमि पर एक साथ 2 या अधिक फसलें उगाता है। कैसे उगाता है? जैसे आपका बीट एंड ग्राम हो, चना और गेहूं हो, बीट एंड मस्टर्ड हो, गेहूं और सरसों हो। आप जानते हैं कि गेहूं और सरसों को एक साथ भी उगाया जाता है, जो कि फरवरी के मंथ में उसको काट लिया जाता है। एंड ग्राउंड नट एंड सनफ्लावर, मूंगफली और सूरजमुखी के प्लांट। दिस रिड्यूस द रिस्क एंड गिव्स सम इंश्योरेंस अगेंस्ट फेलर ऑफ वन ऑफ द क्रॉप्स। इस प्रकार के जो पौधे होते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग, इनमें कुछ रिस्क भी होता है। यह रिस्क को कम करता है और फसल में से जो भी रिस्क होता है, इसके मतलब 2 पौधों को उगाने से कुछ कम हो जाता है रिस्क। दिस रिड्यूस द रिस्क एंड गिव्स सम इंश्योरेंस अगेंस्ट फेलर ऑफ वन ऑफ द क्रॉप्स। तो यह जोखिम को, रिस्क को कम करता है और फसल में से किसी एक की असफलता के खिलाफ या उसके खिलाफ कुछ बीमा देता है। ओके, नेक्स्ट है आपका इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग मीन्स होता है अंतर फसल, ठीक, मतलब कुछ अंतराल पे फसल को उगाना। इन दिस क्रॉपिंग सिस्टम ए फार्मर ग्रो 2 or more crops simultaneously in the same field in a definite pattern। इसमें सिर्फ एक अंतर है, इसमें एक निश्चित पैटर्न के साथ उगाया जाता है और मिक्स्ड क्रॉपिंग में जो था उसमें डिफिनिट पैटर्न के साथ नहीं ग्रो कराया जाता है। तो इस फसल प्रणाली में एक किसान एक ही क्षेत्र में एक ही निश्चित पैटर्न में 2 या अधिक फसलों को उगाता है। ए फ्यू रो ऑफ वन क्रॉप अल्टरनेट विथ ए फ्यू रो ऑफ सेकेंड क्रॉप। इसको एकांतर क्रम में एक रो में, मतलब कुछ पंक्तियों में फर्स्ट क्रॉप को, वन क्रॉप को, और कुछ रो में, कुछ पंक्तियों में सेकेंड क्रॉप को लगाया जाता है, ठीक। जैसे आपका सोयाबीन एंड मैज, जैसे आपका सोयाबीन हो गया और मैज मक्का हो गया। बाजरा एंड लोबिया, बाजरा और लोबिया को साथ में अल्टरनेट तरीके से उगाया जाता है। द क्रॉप्स आर सेलेक्टेड सच दैट देयर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट। फसलों का जो चयन होता है इस तरह किया जाता है जो उनकी पोषक आवश्यकताएं हों वो क्या हो, अलग अलग हों। दिस इंश्योर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स सप्लाइड, ठीक। यह आपूर्ति किए गए, मतलब जो आपूर्ति किए गए जो पोषक तत्व होता है उसका अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करता है। एंड आल्सो प्रिवेंट्स पेस्ट्स एंड डिजीज फ्रॉम स्प्रेडिंग टू ऑल प्लांट्स बिलोंगिंग टू वन क्रॉप इन ए फील्ड। और एक खेत में फसल को संबंधित सभी पौधे कीटों और बीमारियों को फैलने से रोकता है, ठीक है, कीट और बीमारियों से फैलने से रोकता है। नेक्स्ट है आपका क्रॉप रोटेशन, ठीक। क्रॉप रोटेशन में फसल का चक्रीकरण, ठीक।
In this cropping system, a farmer grow different crops on a piece of land in sequence season। ठीक, इस फसल प्रणाली में एक किसान मौसम के अनुक्रम के अनुसार जमीन के एक टुकड़े पर विभिन्न फसल उगाता है। ठीक है, इट इज डन फॉर डिफरेंट क्रॉप कॉम्बिनेशन, यह विभिन्न फसल संयोजनों के लिए किया जाता है, मतलब कई प्रकार के फसल के संयोजन के लिए इस क्रॉप रोटेशन कराया जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर, नमी सिंचाई सुविधाओं की एंड इरिगेशन फैसिलिटी डिसाइडेड द, तो नमी सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धता चॉइस ऑफ द क्रॉप टू बी कल्टिवेटेड आफ्टर वन हार्वेस्ट। ठीक, तो नमी सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धता फसल की पसंद को एक वर्ष के बाद खेती करने का फैसला करती है। कितने? एक वर्ष में। इफ़ इट इज़ डन प्रॉपरली, तो यदि यह ठीक से हुआ, मतलब प्रॉपरली तरीके से हुआ, तो 2 या 3 फसलों को बी ग्रोन इन ईयर विथ गुड हार्वेस्ट, फसलों को एक वर्ष में अच्छी फसल के साथ उगाया जा सकता है। ओके, ये आपका क्रॉप रोटेशन हो गया। फील्ड फॉलो मीन्स होता है किसी भी कोई भी हम फसल ग्रो कराते हैं, फिर उसको कुछ ग्रो कराने के बाद उसको काट लिया जाता है, फिर उसको कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। किसके लिए? रेस्ट के लिए। तो यही होता है फील्ड फॉलो मीन्स होता है कि क्षेत्र का पालन। तो इट मीन्स लिविंग द फील्ड टू रेस्ट ऑफ सीजन आफ्टर हार्वेस्टिंग वन क्रॉप। इसका मतलब है कि फसल की जो कटाई के बाद मौसम के लिए आराम करने के लिए हम मैदान को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। बायो फर्टिलाइजर आप लोग जानते हैं, बायो फर्टिलाइजर क्या होता है? जैव उर्वरक होता है। ये मिट्टी में इसलिए डाला जाता है जिससे इसकी नाइट्रोजन की जो कमी हो वो पूरी हो जाती है। ठीक है, तो बायो फर्टिलाइजर में जैसे खाद से जो बनाया जाता है आपका एजेटोबैक्टर हो गया, माइकोराइजिया, ये 2 प्रकार के बैक्टीरिया हैं जो कि मिट्टी में पाए ही जाते हैं, जो बायो फर्टिलाइजर में यूज किए जाते हैं। तो एजेटोबैक्टर और माइकोराइजिया ये दोनों क्या हैं? ये बैक्टीरिया हैं जिससे ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में और अमोनिया में चेंज कर देते हैं। ओके, अभी हम इसे नीचे डिस्कस करेंगे। तो पहले बायो फर्टिलाइजर जान लीजिए, यह जैव उर्वरक होता है। तो एजेटोबैक्टर एंड माइकोराइजा यूज्ड टू प्रिपेयर बायो फर्टिलाइजर विच इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी। तो एजेटोबैक्टर और माइकोराइजा का जो उपयोग होता है वह बायो फर्टिलाइजर तैयार करने के लिए किया जाता है जो मिट्टी की उर्वरता या फर्टिलिटी को बढ़ाए रहें। ओके, लेगुमिनस प्लांट्स क्या होते हैं? फलीदार प्लांट्स। आप प्रीवियस क्लास में स्टडी किए होंगे जो लेगुमिनस प्लांट होते हैं, जैसे आपका चना, मटर, जो फलीदार जो प्लांट्स हो उसको लेगुमिनस प्लांट्स करें। चना, मटर, मूंगफली, ये सब आपके क्या हो गए? ये आपके फलीदार प्लांट्स हो गए। तो फलीदार प्लांट्स जो होते हैं इनकी एक क्वालिटी होती है, क्योंकि जो फलीदार प्लांट है वो हमको क्या प्रदान करते हैं? प्रोटीन। तो ये प्रोटीन को प्राप्त करने के लिए नाइट्रोजन को अपनी ओर एब्जॉर्ब करते हैं। तो लेगुमिनस प्लांट को नाइट्रोजन की बहुत आवश्यकता होती है जो नाइट्रोजनस बैक्टीरिया द्वारा प्राप्त होती है। ओके, तो लेगुमिनस प्लांट्स कंट्रीब्यूट टू द सॉइल अबाउट 150 या 170 kg पर एकड़ ऑफ नाइट्रोजन। ठीक, लेगुमिनस प्लांट नाइट्रोजन के प्रति एकड़ 150 से 170 ग्राम मिट्टी में योगदान करते हैं। मतलब मिट्टी में ये योगदान करते हैं कौन? लेगुमिनस प्लांट। अगर लेगुमिनस प्लांट अगर हम लगा दिए 1 एकड़ में तो उसमें कम से कम 150 से 170 kg क्या होगा? नाइट्रोजन पाया जाएगा। दे हैव वाई, इसलिए क्योंकि जहाँ लेगुमिनस प्लांट होते हैं वहीं नाइट्रोजनस बैक्टीरिया फिक्सिंग होते हैं। ठीक है, वहाँ बैक्टीरिया क्या होते हैं? फिक्स हो जाते हैं। दे हैव नाइट्रोजनस बैक्टीरिया इन देयर रूट नोड्यूल्स। देखिए यहाँ कहा है कि
जो आपके लेग्यूमिनस प्लांट का जो रूट होता है, रूट नोड्यूल्स मतलब जो रूट की गांठें होती हैं, उसमें क्या पाई जाती है, नाइट्रोजनस बैक्टीरिया पाई जाती हैं। और उस नाइट्रोजनस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। क्या कहते हैं हम उसको, उस नाइट्रोजनस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम, राइजोबियम या राइजोबिया भी कहते हैं आप। और ये जो ये फर्टिलाइजर है एजेटोबैक्टर और माइकोराइजा, ठीक, which fix atmospheric nitrogen into useful nitrates and nitrites by the process of nitrogen fixation। उनके रूट में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन वाले बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग की प्रक्रिया द्वारा, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग की प्रक्रिया द्वारा वायुमंडलीय जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को उपयोगी नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में फिक्स कर देते हैं। अर्थात इसका मतलब है कि जैसे आपका जो N2 होता है, नाइट्रोजन जो होता है एटमॉस्फेरिक, ठीक, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है वो किस में चेंज हो जाता है, वह सबसे पहले वह अमोनिया में चेंज होता है NH4+, उसके बाद वो चेंज होता है नाइट्राइट्स NO3, मतलब नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में चेंज हो जाता है। तो जब ये अमोनिया में चेंज होता है तो इसको हम अमोनिफिकेशन कहते हैं, और जब अमोनिया से ये नाइट्रेट्स में फिक्सेशन होता है तो इसको नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। और यही दोनों प्रोसेस को सभी प्रोसेस को हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। ठीक, ये आपका नाइट्रोजन साइकिल है। ये एटमॉस्फेरिक है, एटमॉस्फेरिक मतलब एयर में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। ठीक है, आप बुक में देखिएगा, इसमें साफ नहीं दिखाई दे रहा है। ये आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, यहाँ से वह ग्रीन प्लांट एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ जो सॉइल में जो पाए जाते हैं बैक्टीरिया उसको कन्वर्ट करते हैं किस में, अमोनिया में। अमोनिया से फिर वो किस में कन्वर्ट होता है, नाइट्रेट और नाइट्राइट्स में, और इसी को हम नाइट्रोजन साइकिल करते हैं। ठीक, इट इज़ द प्रोसेस वेयर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, वह प्रक्रिया जिसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अमोनियम में, तो उसे हम क्या कहते हैं, अमोनिफिकेशन। और वही अमोनिया जो होता है इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट्स, और वही जो अमोनिया जो होता है वो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रिफिकेशन। और ये पूरे प्रोसेस को भी हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है आपका इरिगेशन। ठीक, इरिगेशन मीन्स आप जानते ही हैं, इरिगेशन मीन्स सिंचाई होता है। जिसके घर में खेती होगी उसको पता है सिंचाई किस प्रकार से किया जाता है। ठीक, तो इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन में वाटर को हम फसलों को मतलब वह प्रक्रिया जिसमें हम वाटरिंग को क्रॉप प्लांट फील्ड तक पहुंचाते हैं तो उसको इरिगेशन कहा जाता है। तो वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स ऑफ प्लांट्स। ठीक, फूल फल और पौधों के बीजों के लिए समुचित वृद्धि और डेवलपमेंट, विकास के लिए वाटर क्या होता है, महत्वपूर्ण है। आपको पता है वाटर वर्ल्ड के ऑल ऑर्गेनिज्म को इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो बिग ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो स्मॉल ऑर्गेनिज्म हो। ठीक है, वाटर बहुत ही क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। और वाटर कहाँ से लिया जाता है, इट इज एब्जॉर्ब बाय रूट। तो जो प्लांट होते हैं वो वाटर कैसे लेते हैं, रूट के द्वारा वो एब्जॉर्ब करते हैं और शोषण करते हैं। अलॉन्ग विथ वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर आर आल्सो एब्जॉर्ब बाय रूट्स। और ये वाटर के साथ साथ मिनरल्स जो खनिज होता है और जो उर्वरक होते हैं उसको भी क्या करते हैं, रूट द्वारा एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। जो प्लांट होता है वह लगभग उसमें 90% जल पाया जाता है। द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग क्रॉप प्लांट्स इन द फील्ड एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। ठीक, तो
तो ये जो वाटरिंग होता है वह प्रक्रिया, ऐसे कहिए, वह प्रक्रिया जिसमें विभिन्न अंतरालों पर खेत में फसल पौधों को पानी देने की जो प्रक्रिया होती है वही हमारा क्या कहलाता है, इरिगेशन कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि विभिन्न अंतरालों पर खेत में फसल पौधों को पानी देने की प्रक्रिया को हम सिंचाई कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका बट इसमें दिया है कि इन आवर कंट्री फार्मर स्टिल डिपेंड ऑन रेन वाटर फॉर इरिगेशन। लेकिन हमारे देश में फार्मर स्टिल डिपेंड ऑन रेन वाटर फॉर इरिगेशन। किसान सिंचाई के लिए रेन वाटर पर डिपेंड होते हैं, मतलब बारिश पर डिपेंड होते हैं। लेकिन बट इट डज नॉट प्रोवाइड द राइट अमाउंट ऑफ वाटर एंड राइट टाइम। लेकिन आपको पता है कि सही समय पे बारिश तो होती नहीं, तो सही समय पे इनको वाटर नहीं मिल पाता। तो वही यहाँ कहा है कि बट इट इज़ नॉट प्रोवाइड द राइट अमाउंट ऑफ वाटर, लेकिन यह सही समय पर पानी की सही मात्रा प्रदान नहीं करते हैं। टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरियस फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरियस फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। आपको पता होगा कि जो सिंचाई जो होता है वो समय समय और आवृत्ति जो होता है उसके फसल से फसल, मिट्टी से मिट्टी और मौसम से मौसम, मौसम के मौसम तक होता है, या मौसम तक क्या होता है, अलग अलग भिन्न होते हैं। ठीक, इन समर ग्रीष्मकाल में रेट ऑफ इवापोरेशन ही जाए। गर्मियों में क्या होता है, इवापोरेशन तेज़ी से होता है, मतलब वाष्पीकरण तेज़ी से होता है। तो ग्रीष्मकाल में इवापोरेशन इज हाई फ्रॉम द सॉइल एंड लीव्स। मिट्टी और पत्तियों से वाष्पीकरण की दर क्या होती है, अधिक होती है। सो इसलिए फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हाई। इसलिए पानी की जो आवृत्ति है, मात्रा है, वह क्या होती है, अधिक होती है। मतलब उसको पानी की क्या आवश्यकता अधिक होती है, क्योंकि जब इवापोरेशन तेज़ी से होगा तो क्या होगा, तो उसमें पानी की क्या होगी, कमी होगी। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ इरिगेशन। अब हम सिंचाई के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कि सिंचाई के जो स्रोत होते थे पहले या आज भी जो होता है वह या तो कुओं के द्वारा पानी निकाला जाता है, या तो ट्यूबवेल का इस्तेमाल किया जाता है, पॉन्ड्स का, लेक्स का, रिवर्स का। जो सिस्टम किसानों को मिला वो सिस्टम अपना लिए। तो ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, डैम्स एंड कैनाल्स। तो पारंपरिक तौर से जो सिंचाई होती थी वह वेल्स कुओं द्वारा, ट्यूबवेल द्वारा होती थी, नहीं होती हैं। ठीक, तो वेल्स द्वारा एंड ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स तालाबों, लेक्स झील, रिवर्स नदियों, डैम्स बांधों एंड कैनाल्स विच नहरों द्वारा पारंपरिक रूप से ये क्या है, सिंचाई के साधन हैं। वाटर लिफ्टेड अप फ्रॉम दिस सोर्स ऑफ डिफरेंट मेथड। तो जो स्रोत है, जल का जो स्रोत है वो विभिन्न तरीक़ों से पानी को उठाया जाता है। तो इन स्रोतों से, ये जो स्रोत है हमारे पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, ट्यूबवेल्स, तो इन स्रोतों से क्या होता है, विभिन्न तरीक़ों से पानी क्या किया जाता है, लिफ्टेड किया जाता है, मतलब उठाया जाता है। किसके लिए, सिंचाई के लिए। ओके, तो कैटल एंड ह्यूमन लेबर इज यूज्ड। मवेशी और ह्यूमन श्रम का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इसलिए ये जो स्रोत हैं, दिस स्रोत, इसलिए ये स्रोत आर चीपर एंड लेस इफ़िशियंट। इसलिए ये जो स्रोत हैं ये क्या है, सस्ता है और कम कुशल होता है। मतलब कम कुशल होता है, मतलब कम अच्छा होता है। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे आपका पूले सिस्टम हो गया, जैसे हमारा वेल हो गया, कुआं जो होता है उसको हम क्या करते हैं, पानी को खींचते हैं। देखिए ये आपका पूले सिस्टम है, इसके द्वारा किसान क्या करता है, पानी को खींच के फील्ड में क्या करता है, डालता है। तो इसको हम कहते हैं पूले सिस्टम, जिसको कहते हैं मोट। और जैसे आपका एक चैन पंप हो गया, चैन पंप के द्वारा भी सिंचाई की जाती है। और ये आपका हो गया ढेकली या थेकली भी कहते हैं। तो इसके द्वारा पानी को
एक वुड के लकड़ी के लंबे वुड के द्वारा इसको क्या कहते हैं, पानी को निकालते थे। ये जो प्रोसेस होता था ये बहुत ही कठिन होता था, लेकिन अब ये जो मेथड है ये बंद हो गया। ठीक है, तो पुले सिस्टम, चैन पम्प, थैकली एंड द लेवल सिस्टम, ये सब क्या थे, ये पारंपरिक तौर से यूज किए जा रहे हैं, कुछ बंद हो गए। आजकल जो चल रहा है जैसे आपका डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी आर यूज टू रन द पंप। आजकल पंप को चलाने के लिए जो ट्यूबवेल होता है, ट्यूबवेल पंप, उसको चलाने के लिए हम डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी और सोलर एनर्जी का प्रयोग करते हैं। ओके, तो इस पार्ट में बस यहीं तक। अब आपको नेक्स्ट पार्ट में मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के कुछ महत्वपूर्ण मॉडर्न मेथड हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात कहना था कि हमने एक चैनल बनाया है आपके बुक से रिलेटेड, साइंस इन वर्ल्ड बाय अजय, तो यूट्यूब पे आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको अल्टरनेट तरीके से वहाँ पर प्राप्त हो जाएगा आपको वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।